कि हम साथ साथ में कहते हैं कि घर की ख़वातीन को नहीं आना चाहिए, इस तरह नहीं लाना चाहिए, या उन अगर कोई भी चीज़ है तो ख़वातीन को नहीं उसमें करना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने इस चीज़ का पास नहीं रखा कि बाकी लोगों के घर की ख़वातीन भी ख़वातीन हैं। आपको हमें याद होगा कि किस तरीके से ईद की रात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहबा को हॉस्पिटल से जिस तरीके से मैन हैंडल करके लेके जाया गया जेल पे, मैं समझता हूँ नहायत ही शर्मनाक वाक़या था। और उस वक्त खान साहब और उनके जितने भी तर्जुमान थे वो खुशी मना रहे थे कि किस तरीके से किसी खातून की तजलील करने की कोशिश की गई। उनके हौसले बुलंद थे, उनके हौसले हिम्मत थी कि उन्होंने सारी चीज़ों को फेस किया। लेकिन आ जाए इस केस पे कि ये केस है क्या। मतलब हमारे पास एक ये चीज़ है कि किसी पे भी कोई जेल में चला जाए तो एक हमदर्दी का कॉर्नर पैदा होता है। हालांकि हमारी लीडरशिप ने 11-11 साल तक जेलें काटी हैं, इसको भी 3-4 महीने नहीं हुए और लोगों को कोई हमदर्दी पैदा हुई है। ठीक है, उनके इख्तियार है हमदर्दी पैदा करें, लेकिन केस की नौयत क्या थी, केस के हकायक क्या है। केस के हकायक ये कहते हैं कि तोशा खाना जिसमें तोहफे मुख्तलिफ सरबराहान को मिलते हैं, वो तोहफे आप जो वैल्यूएशन डिक्लेयर होती है, उस वैल्यूएशन डिक्लेयर करने के बाद उसके आधी कीमत नए लॉ के हिसाब से आधी कीमत आपने भरकर वो आप अपने पास रख सकते हैं। तोशा खाना ये नहीं है कि कोई भी शख्स चला जाए तोशा खाना में जितना भी सामान है वो एक प्राइस में ख़रीद ले और फिर उसको मार्केट में बेच दे। ये तो इसका मकसद तोशा खाना का नहीं है, क्योंकि ये अहम सरबराहान ममालिक के तहफ़ हैं और ये एक तोहफ़ा ख़ास तौर पर जिस पर सारी चीज़ हुई। ग्राफ कंपनी एक दुनिया की मशहूर तरीन कंपनी है और महंगी तरीन दुनिया की कंपनी है। बेसिकली वो कंपनी डायमंड्स में डील करती है, हीरो में डील करती है। उस कंपनी ने एक ही घड़ी बनाई और वो घड़ी जिसपे खाना काबा की तस्वीर थी। मतलब इससे बड़ी पाक और साफ किसी भी मुसलमान और उसके लिए नहीं अहमियत रखती। उस घड़ी को इमरान खान ने अंडर इनवॉइसिंग करवाई। लॉ कहता है कि जी 50% आपने उसकी वैल्यूशन देनी है, उसकी अंडर इनवॉइसिंग कराई और उस अंडर इनवॉइसिंग वो घड़ी ली और घड़ी लेके पहला झूठ वो ये बोला कि ये मैंने इस्लामाबाद में फलाने दुकानदार को बेची, जो दुकानदार बिल्कुल मुनकर हो गया कि हमें ये घड़ी नहीं जो है ख़रीदी, हमें ये घड़ी नहीं बेची गई। दूसरा इल्ज़ाम लगाया और जब पूछा गया कि भाई ये घड़ी अगर आपने ली तो आपने पैसे कहाँ से दिए, भले 1 रुपये में भी ली, पैसे कहाँ से दिए। तो कोई मनी ट्रेल जो है उन्होंने वो पेश करने में कोर्ट को वो फेल गए कि ये मनी ट्रेल थी। उसके बाद जो उन्होंने पेमेंट की वो भी कैश में की, फिर उसके बाद में जाली मनी ट्रेल बनाने की उसमें कोशिश भी की गई। तीसरी बात ये कि आपने एक घड़ी ली, वो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज़ आप मार्केट में बेच नहीं सकते कि प्रॉफिट में बेच दें। मतलब कोई सरबराह है, किसी मुल्क का सरबराह आपको कोई चीज़ तोहफे में दे रहा है तो आपने वो चीज़ खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये नहीं कि आप तो फिर कोई भी सारे वज़ीर आज़म सदर ये करेंगे जी सारे दुनिया के ममालिक के सरबराहों से तोहफे लेते रहें और फिर मार्केट में बेचते रहें। ये कोई काम धंधा नहीं है, ये उस चीज़ की भी बेइज्जती है और गैर अखलाकी भी और गैर कानूनी भी है। तो उन्होंने ये चीज़ की। फिर जो है उनको ये कहा गया कि जी आप इसकी मनी ट्रेल दें। जिस तरह मैंने कहा, मनी ट्रेल में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम गए। उस घड़ी की जो कीमत मार्केट में बताई जाती है वो 2.5 अरब रुपए की कीमत है उसकी, 3 अरब शायद कहते हैं कि उस तक की कीमत है। और उसका 50% अगर कीमत बनती थी खरीदने की तो वो 1.5 अरब रुपए बनती थी। 3 अरब रुपए की घड़ी थी जिसकी 1.5 अरब रुपए की आप 50% कीमत में अगर किसी ने खरीदनी थी, चाहे इमरान खान खरीदते या कोई XYZ खरीदता, तो उसने 1.5 अरब रुपए पे करने थे कि वो घड़ी खरीदने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 1.5 अरब रुपए नहीं पे किए गए, चंद लाख रुपए इन्होंने दिए और कहा कि जी ये
ये इसकी कीमत है, और वो घड़ी उठाई गई। मैं कहता 90 लाख रुपए तोशाखाना में उन्होंने कुल जमा करवाए। कहाँ 1.5 अरब रुपए, कहाँ 90 लाख रुपए। उस हिसाब से आप देखें कि 1 अरब 99 करोड़ रुपीस की उन्होंने जो है वो डाका डाला। 1 अरब 99 करोड़ रुपये का उन्होंने डाका डाला, जो कि उन्होंने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद चलें, इस चीज़ के बाद क्या करना होता है आपने, कि आपने कोर्टों में चीज़ों को परसू करना होता है। इस केस में कई मरतबा इमरान खान अपने वकील चेंज करते रहे, अपने वकला को वो तब्दील करते रहे। शायद वकीलों को शायद वो मुकम्मल पैसे नहीं देते, या वकीलों को भी आसरे पे चला रहे हैं, के साथ उनके वकील भी चेंज होते रहे। आप कल वाले केस में भी देखें, आज वाले केस में देखें, दोनों चीज़ों में एक चीज़ मुश्तरका है कि इन केसों में वकील आते ही नहीं हैं। या तो वकील खुद खुश हैं कि ये जेल में पड़ा रहे, क्योंकि इनके जेल में जाने से या इनकी नाअहली की वजह से कि ये इस पार्टी के सरबराह नहीं हो सकते, सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है, वो इनके खुद के वकील हैं। तो वकील खुद भी अदम पैरवी कर रहे थे, वकील खुद भी हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं हो रहे थे। और वही उनकी बेगम साहिबा जो है, उनके वकील भी हाजिर नहीं होते, वो खुद भी हाजिर नहीं हो रही थी काफ़ी दफ़ा, और मुस्तकिल तौर पर वो वकील चेंज करते रहे। दूसरी बात, फिर उन्होंने बीच में खान साहब ने एक और झूठ बोला था कि ये घड़ी बेच के मैंने पैसे जो है वो उसे सड़क बना ली। अब ये बात किसी को हजम नहीं हुई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सड़क बनाने के लिए मुल्क का वजीर आजम और पावरफुल तरीन वजीर आजम, इससे जितना 3.5 साल इमरान खान स्ट्रांग वजीर आजम रहा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई वजीर आजम इतना स्ट्रांग नहीं रहा है, इतना ताकतवर नहीं रहा है, जिसको हर चीज़ की जो है वो आज़ादी थी, हर गुनाह माफ था, हर चोरी डाका उसको माफ था, हर बदमाशी माफ थी। जो मुखालफिन को साथ बदतरीन चुन चुन के उनको निशाना बनाया गया, वो सब उसको माफ था। एक बदतरीन हुक्मरान के तौर पर पाकिस्तान में जाना जाता था, तो उस शख्स को सड़क बनाने के लिए एक अहम मुल्क के सरबराह की घड़ी को बेचना पड़ा। तो इससे बड़ा एक भोंडा झूठ जो है वो नहीं हो सकता। खैर, उसके बाद इन्होंने जज साहिबान भी इनके लिए इंतज़ार करते रहे कि भाई वकील आए पेश हों। ना बेगम साहबा पेश हो रही हैं कभी, ना कभी वकील पेश हो रहे हैं। तो ज़रा है, जजों को भी एक टाइम होता है, उसमें उनको वो करना होता है। इस बीच में उन्होंने एक वकील किया, लतीफ़ खोसा साहब। अब लतीफ़ खोसा साहब कुछ पेशियों में पेश हुए और वो फिर पेश उन्होंने छोड़ दिया। और जितना खोसा साहब को मैं जानता हूँ, बगैर पैसों के खोसा साहब कभी कोई काम नहीं करते। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खोसा साहब मेरे भी वकील 2-4 केसेस में रह चुके हैं, और शायद कुछ केसों में अभी भी हों। उसको छोड़ दें कितने लिए, लेकिन मैं बताऊँ कि खोसा साहब की भी माशाल्लाह मेरे मौजूद है, बगैर पैसों में काम नहीं करते, और काफ़ी काम जो वो पैसे लेकर भी नहीं करते। तो वो मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो उनको पता है मैं क्या बात बोल रहा हूँ। अगर इस पर कोई बहस मुबाहिसा करें तो मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन में मैं मैसेजेस भी खोसा साहब के दिखा सकता हूँ, लेकिन उसको मैं भी जिक्र नहीं करूँगा, वो मेरे उनके दरमियान बात है। खैर, खोसा साहब ने भी, लतीफ़ खोसा साहब ने भी वो नहीं किया। फिर 29 जनवरी को अदालत ने कहा कि जी गैर हाजिरी मुस्तकिल तौर पर वकीलों की हो रही है, आप क्यों नहीं करें। इनको शायद किसी ने मशवरा दे दिया खान साहब को, वो कहते हैं कि रॉन्ग एडवाइज़र जो है ना, वो आपको कभी जहन्नुम में भी लेके चले जाते हैं। वो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप जितना डिले करोगे ना ट्रायल, वो आपका फ़ायदे में है। और डिले करने का तरीका क्या है कि वो तो खुद जेल में है, मैं तो कभी जो है कैदी नहीं आता तो डिले होता है, तो कैदी तो पकड़ा हुआ है, कैदी तो काबू है, आप क्या करें। उन्होंने अपने वकीलों को बोला तुम पेश होना छोड़ दो, क्योंकि उससे डिले हो जाए। ओ भाई, जज जो है वो आपका जेल ट्रायल कर रहा है, आपने पेश होना है, आप पेश हों, आपके वकीलों ने पेश होना है, वो पेश हों। ये थोड़ी हो सकता है कि आप भी ना पेश हों, वकील भी पेश ना, और जज इंतज़ार करता रहेगा। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स खान साहब ने इस्तेमाल की, जिसकी जो सबसे बड़ी वजह बनी। कल वाले केस में भी इनके पास टाइम था। कल अगर 11 बजे से पहले हाई कोर्ट में इनके वकील पहुंचते तो शायद इनको कोई स्टे मिल भी जाता, लेकिन इनके वकील, मैंने कहा कि वो खुद बेनिफिशरी हैं। एक गलत एडवाइज़र, गलत वकील उन्होंने रखे हुए थे, वो खुद बेनिफिशरी के वकील चाहता है ये जेल में रहे तो मैं सरबराह बन जाऊँ,
किसी वकील को आज किसी पार्टी का सरबराह बना दो, इससे उसको और क्या चीज़ चाहिए होगी। तो वो उन्होंने किया, इनके वकला ने इनके साथ बेसिकली हैंड कर गया। तो उसके बाद जब बहुत दफ़ा सवाल पूछा गया, लेकिन खान साहब ना अपने सवालों को जवाब दे सके, ना अदालत को मुतमईन कर सके, और ना ही वो जो है इस चीज़ को प्रूव कर सके कि ये पैसे जो उन्होंने कैश में दिए, कैश कहाँ से लाए, फिर बेचा का। और आपको पता होगा फिर ये घड़ी का वारिस पैदा हुआ। पहले कहा घड़ी भी गुम हो गई, जिससे पहले साइफर गुम हो गया था तो घड़ी भी गुम हो गई थी, फिर घड़ी का वारिस पैदा हुआ और उस घड़ी के वारिस ने कहा कि घड़ी मैंने खरीदी है। अल्लाह ताला उसको बहुत बड़ा अजर दे। नहायत ही हिम्मतदार नौजवान था, हिम्मत वाला शख्स था, जिसने वो घड़ी दिखाई और उसने कहा जी ये घड़ी मैंने परचेज़ की है और मैंने फराह गोगी से परचेज़ की है और इतने पैसों में परचेज़ की है, जिससे इस पूरे स्कैंडल का जो ये भांडा ये फूट गया और सबके सामने आगे बात कि जी ये खान साहब ने जो है ये गलत बयानी भी की है, सरकारी ख़जाने को भी नुकसान पहुंचाया है, और गलत बयानी सरकारी उस ख़जाने को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उन्होंने जो है पूरी कौम से झूठ बोला है। और मैं इस चीज़ में सरप्राइज नहीं होता कि इमरान खान साहब ने किसी पूरी कौम से झूठ बोला, क्योंकि ये इक़्तिदार में आने के लिए भी खान साहब झूठ बोलते रहे, इक़्तिदार में आने के बाद भी खान साहब झूठ बोलते रहे और आज दिन तक आवाम को गुमराह कर रहे हैं। हमदर्दियाँ पीटीआई के वर्कर्स की होंगी, मैं पीटीआई के वर्कर्स की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनकी उन फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने गलत आदमी को चुन लिया, गलत शख्स को चुन लिया। जिस शख्स को उन्होंने चुना उस शख्स ने इस पूरी कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। मैंने कहा जिस तरह जो शख्स रात को टॉक शो में इमरान खान को गाली देता था या इमरान खान पे मुखालफत करता था, सॉरी गाली में लफ्ज़ वापस ले रहा हूँ, जो इमरान खान के किसी पॉलिसी पे मुखालफत करता था, दूसरे दिन नैब के नोटिस उसके पास होते तो दूसरे दिन जो है वो उसको जेल का सामना करना पड़ता था। जिस जज ने मोहतरम बशीर साहब, जस्टिस बशीर साहब ने जो सज़ा दी है उसकी वो नाम लेके तारीफ़ें कर चुका है इमरान खान साहब कि ये बहुत अच्छा जज है, बड़ा हिम्मत वाला जज है। इसी इलेक्शन कमिश्नर के साहब के को अपॉइंट करने वाले इमरान खान साहब थे और उस पर भी उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ़ें की कि जी बहुत अच्छा बंदा लगा है। तो क्या वजह कि जिनकी आप तारीफ़ें कर रहे हैं उनको वैसे वो आपको लोग अच्छे लगते थे, जब वो अब आपको उसी कानून के दायरे में लेके आ रहे हैं तो अब आपको वो लोग बुरे लगना शुरू हो रहे हैं और आप सोशल मीडिया में उनके खिलाफ कैंपेनें चला रहे हैं। ये बात वाज़ेह है कि आपका दौर इक़्तिदार एक पाकिस्तान की तारीख में शाद तरीन दौर था। आपने चुन चुन के लोगों की फैमिलीज़ को निशाना बनाया, लोगों को निशाना बनाया। हम सब उसके विक्टिम हैं, हम सब विक्टिम हैं। लेकिन हम फिर भी, मैंने कहा कि अगर आपकी बेगम साहबा को सज़ा हुई है तो मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी नहीं हुई। और मतलब हम नहीं चाहेंगे कि आपकी बेगम साहबा भी खुदा न खास्ता जेल में जाएं। आपके काले करतूत थे, आप ठीक है, आपका जेल में रहना मेरिट पे बनता है, लेकिन उस खातून का मेरे हिसाब से, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि उन खातून के लिए हमें हमदर्दी, हमें अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि हर इंसान को इतनी हया शर्म होनी चाहिए कि वो किसी की परेशानी में खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके जितने करतूत, आप में कोई इंसानियत नहीं थी। आप चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि मैं जेल में से इनसे एसी छीनूंगा, मैं जेल में से इनके साथ, हालांकि एसी किसी के पास जेल में नहीं होता, लेकिन बस वो एक मुंह का आपको एक वबा थी कि जी मैं लोगों से एसी छीनूंगा, इनसे मैं वो बिस्तरे ले लूँगा, ये ज़मीन पे सोते रहें, ये जलते रहें, सड़ते रहें, ये आपकी ज़हनियत थी। इससे जो कुछ हो रहा है, जब मैंने आज सुबह को उठा और ये खबर देखी तो पहला लफ्ज़ मेरे मुंह से निकला वो था कारमा। वो कारमा ये कि आप अपने मुखालफिन को चुन चुन कर आप उनकी कैरेक्टर असोसिएशन करते थे। आप उस वक्त मीडिया पे ज़बरदस्ती करवा के उन लोगों को दुनिया के सामने ज़लील ख्वार करते थे कि उन लोगों के लिए परसेप्शन बुरी हो। आपको जिन जिन लोगों ने आपसे बगावत की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, आपने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए? आपने उनके घरों पे हमले करवाए, आपने उनके घरों पे जो है उनके फैमिलीज पे हमले करवाए। आपने कहा कि आपके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, आपके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा। खुदारा सियासत में ये कौन करता है कि अगर मुझे कोई पार्टी छोड़ के चले जाए तो पार्टी का सरबराह बोले कि बेटा तुम्हारे बच्चों की शादी नहीं होगी? कौन करता है इस तरह की घटिया बातें और इस तरह की बिलो द बेल्ट बातें? आप लोगों की फैमिलीज के लिए एम्बेरसमेंट के आपने बायस बने, उनकी फैमिलीज के आपने मुश्किलातें पैदा की। मतलब आपने एक सोची समझी साजिश के तहत इस मुल्क का माहौल ख़राब किया।
लोगों नौजवानों को गलत चीज़ें दी, आप लोगों को गलत डगर पे लेकर गए, और उसका सारा जो आपने पौधा लगाया था, आज आप उसको खुद उसको काट रहे हैं। आज आप खुद उस पूरी सिचुएशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत आपने की थी। इस तरीके से झूठे केसेस लोगों पे आपने बनाए थे। इस तरह उस वक्त के चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ऑडियोज लीक करवा के उसको ब्लैकमेलिंग का आपने टूल बनाया। इस नैब को सर पे बैठाने वाले आप थे। जो जो चीजें आपने, जो टूल्स अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किए, आज खुदा ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला के घर कहते हैं देर है अंधेर नहीं है, आज उसमें आप खुद फंस रहे हैं। और आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या बाकी लोगों की फैमिलीज नहीं है? बाकी लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जाते? बाकी लोगों के बच्चों को नहीं सुनना पड़ता? जो जिस तरह आपने उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन के लोगों को जेलों में डालते रहे आप, हर एक उसका विक्टिमाइज रहा है। हर शख्स जो बोलने की जुर्रत रखता था वो आपके उस जहर अंगेज सोच का विक्टिमाइज रहा है। आज मैं फिर भी बोलूंगा, हम खुश नहीं है, हमको जश्न नहीं बनाएंगे बाकी पार्टियों की तरह कि जी आप जेल में चले गए, आपको सजा हो तो हम जश्न बनाए, हम ढोल पीटे, हम कोई भंगड़े डालें। नहीं, आपकी अगर आप आज तकलीफ में हो तो अपने अमालों की वजह से हो, लेकिन फिर भी हम जश्न नहीं मनाएंगे। आपको सजाएं हुई हैं आपके उन क्राइम्स पे हुई है जो क्राइम आपने किए हैं, जो झूठ आपने बोले। और आपने एक झूठ नहीं बोला है, आपने हजारों झूठ बोले हैं, आपने हजारों चीजें इस तरह की छुपाई हैं। क्या पंजाब में किसी को पता नहीं था कि फराह गोगी क्या कर रही है? और आपने ड्यूरिंग योर प्रीमियरशिप, जब आप वजीर आजम थे, आपने सिर्फ एक ही आदमी को मुल्क से भगाया, वो थी फराह गोगी साहिबा। और क्यों भगाया? क्योंकि उस पर अगर हाथ होता तो आपके पूरे फैमिली की जितनी भी चीजें थी वो सब सामने आती। किसी को पता नहीं कि सिलाई मशीनों से कौन अमेरिका में प्रॉपर्टियां खरीदता है। ये किसी से छुपी हुई चीजें थी। हम नहीं जाना चाहते उन चीजों पे कि आपने पूरी दुनिया को क्या क्या बोला। आपके हर कॉल फैल में फर्क रहा है। जिन जिन लोगों ने एमनेस्टी स्कीम्स ली थी, आपके बयानात मौजूद हैं कि एमनेस्टी स्कीम्स चोर और डाकू लेते हैं, और पता चला कि आपने, आपकी फैमिली ने, सबने वो एमनेस्टी स्कीम्स ली हुई थी। आपके कॉल फैल में हमेशा तजाद रहा है। आप हमेशा बहरूपिया रहे, आप हमेशा झूठ बोलते रहे, आपने हमेशा कौम को से मक्कारी की, आपने हमेशा कौम को गलत राह पे लेके गए जो आपको नहीं लेना चाहिए था। सियासत में शाइस्तगी होनी चाहिए, सियासत में बर्दाश्त होनी चाहिए, सियासत में दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए, सियासत में किसी को इतना डिग्रेड नहीं करना चाहिए कि कल को आपको वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस खुद फेस करने पड़े। हमारी सियासी मुखालफतें होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आपने सियासी मुखालफतों को आपने दुश्मनी का रंग दिया है। आपने इस मुल्क में किसी इदारे को नहीं छोड़ा। माजी में सबसे बड़ी सजाएं जो हैं, सबसे ज्यादा सख्तियां पीपुल्स पार्टी लीडरशिप ने भुगती हैं। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद हुई, वजीर आजम थी। सदर जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे। वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया। उन सब के दिलों में इस मुल्क के अहम तरीन राज थे। उन सब के दिलों में किसी एक सरबराह ने भी, सदर साहब जब सदर थे 5 साल, उसके बाद उनको फिर जेल में डाला गया, एक बात भी उनके मुंह से ऐसी कोई नहीं निकली कि मुल्क के किसी राज को खुदा ना खास्ता वो लोगों के सामने डालना चाह रहे हैं या लोगों के सामने लगाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये राज उस कौम के लीडरों के जो दिलों में, सीने में होते हैं, वो उनकी कब्र में उनके साथ जाते हैं। ये हलफ होता है अपने मुल्क के साथ, ये हलफ होता है अपने मुल्क के अवाम के साथ, ये मुल्क की मट्टी के साथ ये हलफ होता है। आपने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी उस कुर्सी बचाने के लिए आपने उस मुल्क के राजों को जिस तरीके से, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया, जलसों में बैठकर, कि सिर्फ आपका इक़्तिदार बचे। कल भी मैं इनके आप बयान देख रहा था, कह रहे थे कि मुझे एक फलां शख्स और गैर मुल्की शख्स का नाम लेते, उन्होंने मुझे फंसाया है साइफर केस में। वो खुदा के बंदे, आप जिस मुल्क पर इल्जाम लगा रहे थे, उसके बाद भी आपकी पार्टी के लोग उस मुल्क में लॉबिंग करते रहे। वो सबूत सामने आया कि आप वहां पे करोड़ों रुपए महीने के पे कर रहे हो पीटीआई फंड से, या आपकी खास लॉबी है जो बर्तानिया में बैठ के आपके लिए काम कर रही है, लॉबी से आप वो करोड़ों रुपए पैसे पे कर रहे हो ताकि वो मुल्क आपके लिए लॉबिंग करे, आपको इक़्तिदार में लाने के लिए लॉबिंग करे। कौन सी पार्टी इस तरह करती है? सबसे अहम बात, ये सजाएं, ये पाबंदियां, ये पहले हो जानी चाहिए थी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था, जिसको पूरी कौम ने बहुत लाइटली लिया। मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह उसको हमारे कानून ने उसको जज़ब कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था ईसीपी का फॉरेन फंडिंग के, उसमें कहा गया कि आपने भारत और इसराइल से फंडिंग ली है। आपने भारत और इसराइल से इसलिए फंडिंग ली है कि आपकी नाजायज तरीके से आपको इक़्तिदार में लाया जाए। वह कौन सा दुश्मन मुल्क जो है वो किसी पार्टी को फंडिंग करता है?
क्या ये अगर यही फंडिंग की जिस तरह ये आया हुई, लोगों के नाम आया हुए, और शहीद अरशद शरीफ जो हमारे साहबी हैं उसका प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में उसने बताया कि जी खान साहब को इस मुल्क के इस लोगों ने जो है पैसे दिए हैं। अब वो आप वो चीजें देखें, वो आया है इलेक्शन कमीशन के फैसले में उन अकाउंट का जिक्र किया गया है, आप फिर भी मुनकर, आपको उस वक्त भी रायत, आप हमेशा से लाडले रहे हो, और लाडलों ने इस मुल्क का जो है बड़ा गर्क किया, हमेशा कोशिश की है कि इस मुल्क को जितना नुकसान इन लाडलों ने पहुंचाया है वो उस तरह किसी ने नहीं पहुंचाया, और आप लाडले रहे, आपने लाडला बनकर आपने हर कानून की धज्जियां उड़ाई। वरना अगर कोई और अगर हमारी पार्टी में कोई होता कि जी ये हमारी पार्टी को फंडिंग हो रही है, खुदा न खास्ता भारत के सहल थे, तो यहाँ पे नतायज कुछ और होते, लेकिन आपको लाडले की तरह ट्रीट किया गया है, आपको अदालतों से लाडले की तरह ट्रीटमेंट में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिली है। आप कौन से केस में आपको अरेस्ट किया गया, मर्सिडीज में आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वहां पे आपको कहा जाता है गुड टू सी यू, और आपको वहां से छोड़ा जाता है क्योंकि आप लाडले रहे। आपके साथ लाडलों की तरह आपको बाकायदा ढीलें दी गई हैं, आपको मौका दिया गया कि आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ, लेकिन हम सुधरे नहीं। आपने क्या किया, आपने इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, इस मुल्क के हर फोर्स के खिलाफ कोई शख्स नहीं छोड़ा जिसको आपने अपने इंतकाम का और अपने इंतहाई जो आपका जहन था एक्सट्रीमिज्म का, उसका आपने उसको निशाना नहीं बनाया हो। आपने इस मुल्क के हर इदारे को, हर मुखालिफ को आपने नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की। आपने इस नौजवान को जो जहर दिया है, अल्लाह ताला उस नौजवान के जहन से वो जहर निकाले, हमारी दुआ ये होगी। देखिए जी, इंतखाबात में हमें कहीं से इश्यूज आ रहे हैं, पंजाब से भी इश्यूज आ रहे हैं, कहीं कंप्लेंट्स आ रही हैं, और कुछ यहाँ पे हमारे कुछ दोस्तों को भी शिकायतें आज जो आपके नासिर शाह साहब और सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पीपल्स पार्टी कुछ भी हो जाए, आपको मैं बात बता दूं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो सबक है ना, वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हम जमहूरियत को हमेशा बेहतरीन इंतकाम समझते हैं, हम डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं। पीटीआई और पीएमएलएन की तरह, इमरान खान या नवाज शरीफ की तरह हम बैकडोर इक़्तिदार में आने की कोशिश नहीं करते। हिस्ट्री रही है ना दोनों की। आप इमरान खान की एंट्री देख लें पॉलिटिक्स में, और जिस तरह हुकूमत बनी 2018 की, और नवाज शरीफ की आप आईजीआईज देख लें। नवाज शरीफ ने 1985 में जब पहली दफा इलेक्शन लड़ी, तब मुल्क में गैर जमाती इलेक्शन थी, तो नवाज शरीफ को भी हमारे मुल्क में उस वक्त थोपा गया, जो हमारे सबके वो भी गले में पड़ा ना, उसने भी। आप देखें ना, मैं क्या बोलता हूँ, एक तो मैंने बात, कभी हमने राज नहीं फाश किया, कितनी भी तकलीफें हों, कितनी भी जातियाँ हों, पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो शहीद हो गई, लेकिन कभी भी किसी इदारे को निशाना नहीं बनाया। नवाज शरीफ जेल में जाता है तो इदारे के खिलाफ साजिश शुरू कर देता है, इमरान खान जेल में जाता है वो इदारे के खिलाफ साजिश शुरू कर देता है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी भी जो है, कुछ भी हो जाए, किसी इदारों को निशाना नहीं बनाया, इदारों के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलाई, ये दोनों चलाते हैं। तो मतलब अवाम फैसला करेगी, अवाम देखेगी कि कौन सबको जोड़ने की बात करता है, कौन कौम को तोड़ने की बात करता है। कौम को जोड़ना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कर सकती है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये वाहिद दो लीडर हैं जो पूरी कौम को एक मेज़ पे बिठा सकते हैं, जो पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना सकते हैं, जो भाई से भाई को लड़ाने की सियासत को दफन कर सकते हैं, जो इंतकाम की सियासत को दफन करना चाहते हैं, जो हमेशा यकीन रखते हैं कि एक हमारा इत्तेहाद, कौमी इत्तेहाद, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या तमाम इदारे हों, सब एक मजबूत कौम बनकर ही हम इस मुल्क को इन चैलेंजेस से बाहर निकाल सकते हैं। पहले इक्तदार साहब खराब देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हर दौर में इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है ना, लेकिन उन बातों को कहाँ दिल में रखा जाता है और कहाँ बात की जाती है।
इमरान खान का ये कहना कि जी किसी साजिश के तहत हुकूमत इमरान की हटाई गई, ये गलत है, झूठ है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी गवर्नमेंट को आईनी तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उतारा गया। इमरान खान को आईनी तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उतारा गया, और इमरान खान के पास कभी भी अक्सरियत नहीं थी। फॉर गॉड सेक आप अपने सब जहन में बिठाएं, उसके बाद नंबर्स पूरे नहीं थे। उसकी जो इत्तेहादी पार्टियां थी वो इत्तेहादी पार्टियां उससे अलग हुई, जिसमें बाप पार्टी थी, एमक्यूएम थी, बाकी सब पार्टियों ने उससे साथ छोड़ा तो हट गया। अब अगर आप ये कहें कि जी बस वो क्योंकि उसका उसमें रोल था तो वो कतन गलत है। मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं किसी चीज़ का वकील नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊँ, इमरान खान के पास अभी मौका मौजूद है, वो हाई कोर्ट में रुजू कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में रुजू कर सकते हैं। और मैंने कहा कि एक उनकी अपनी नाअहली भी इसमें शामिल थी, 2 नंबरी भी शामिल थी, और उनके वकीलों का किरदार भी बड़ा अहम था। आपका सवाल आप भी समझ जाए, लेकिन मैं जवाब दूँ कि भाई मेरे, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। हम अपने नंबर्स भी देखेंगे, हम ज़ाहिर है हर पार्टी से भी कांटेक्ट करेंगे, हम हर आज़ाद उम्मीदवार से भी कांटेक्ट करेंगे, जो कि हमारा आइनी हक है। अब पीपल्स पार्टी एक मेजॉरिटी बनाएगी। अगर नून लीग उस वक्त हुकूमत में आना चाहेगी, वो रिक्वेस्ट करेगी, देखा जाएगा उसकी रिक्वेस्ट जो है वो सीसी अप्रूव करती है या नहीं करती है। जी देखें जी, मैं कोई इल्म नहीं रखता इस तरह का, लेकिन ये हकीकत है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जितनी भी निगरान हुकूमतें हैं उनका काम यही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। अब मसला मुझे नहीं पता, क्योंकि आइन और कानून हर एक को ये इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, और हमारे सामने भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट लोग कर रहे हैं, तो उनको भी इख्तियार है। इनके बाद मोहतरम चांडियो साहब के बाद जी। जनाब देखिए, मंसूबों की जहाँ तक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि सिंध हुकूमत ने तारीखी मंसूबे बनाए हैं। थरकोल प्रोजेक्ट हमारा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो पाकिस्तान का की फ्यूचर भी उस थरकोल प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। दूसरा अहम प्रोजेक्ट हमारा हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में इतनी अच्छे हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं कि अब नून लीग की क़यादत को इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और जब भी नून लीग की क़यादत को अल्लाह उनको बड़े ज़िंदगी दे, बड़ी हयाती दे, मैं उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। लेकिन उनकी क़यादत की अब तमाम बीमारियों का इलाज हमारे पास मौजूद है सिंध में, और वो आएँ और उनको हम वेलकम करेंगे। इसके अलावा बेशतर इस तरह के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर इसमें मैं बात करना चाहूँ तो मैं 15 नहीं, मैं 100 इस तरह के मंसूबे गिना सकता हूँ कि जो सिंध में बेहतरी के लिए चल रहा है। ये निज़ाम एक चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में बेहतरी के लिए चल रहा है। और मैं ऑन अ सीरियस नोट कि इलाज के लिए लोग आज भी दूसरे सूबों से यहाँ पे आते हैं, यहाँ से कोई दूसरे सूबों में नहीं जाते। जी कहा
आधा घंटा। अच्छा, वो कौन से मुस्तफा कमाल की बात कर रहे हैं? वो तो नहीं जो आज से 2-3 महीने पहले अपने ही खालिद मकबूल साहब के लिए कहता था कि वो रॉक एजेंट है। आप उसकी बात तो नहीं कर रहे? अरे उस मुस्तफा कमाल साहब की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो वो मुस्तफा कमाल साहब को भी मैं समझता हूँ कोई अच्छी खुराक मिलनी चाहिए कि वो जहर अंगेज बातें ना करें, प्यार से शाइस्तगी से बात करें। बात कहने का तरीका होता है। अगर आप, मैं देख रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ गालम गलोच पे मुबली थी, और मैं कुछ नहीं करा, आपके तमाम मौजूद टीवी चैनल ने उनकी टॉक्स के दौरान जो है वो बीप्स चल रही थी। उसका मतलब गैर पार्लिमानी गैर अखलाकी बात कर रहे थे। जहाँ तक जो सेंट्रल के झंडे की बात है, पीपल्स पार्टी के लीडर ने आज भी कहा है कि आप बेहतर तरीके आप जुडिशियल इंक्वायरी करें। जुडिशियल इंक्वायरी से साबित हो जाएगा कि किसकी गलती थी। लेकिन अगर मुस्तफा कमाल साहब ये समझते हैं कि ये 90 की एमक्यूएम है और ये नो गो एरियाज हैं कि किसी इलाके में कोई जाके झंडा भी नहीं लगा सकता, तो ये मुस्तफा कमाल साहब की गलत फहमी है। और वो चाहते हैं कि हम उनकी नफरत अंगेज बातों का नफरत अंगेजी से जवाब दें, ताकि उनकी जो बची कुची थोड़ी बहुत उनकी जो बच गई है चंद वोटर्स, वो उनको वोट दें। वो एमक्यूएम बुरी तरीके से पिट चुकी है। एमक्यूएम का वोट बैंक इस वक्त नहीं है। ये मांगे तांगे के जलसों से जो है वो अपना वो कुछ नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स करें, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, उनको पूरा इख्तियार है, लेकिन गालम गलूच ना करें। एक तो ये धमकियां ना दें, धमकी से हम नहीं डरेंगे। और अगर वो चाहते हैं कोई शरंगेज बात करें, हम शरंगेजी से उनके कोई वोट बैंक बढ़ाएं, तो हम शरंगेजी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी ने बल्दियात में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। और मैं दूसरी बात भी बता दूं, उस वक्त एमक्यूएम मैदान छोड़ के भागी थी। दुआ करें 8 दिनों में फिर एमक्यूएम ना चली जाए मैदान छोड़ के। लेकिन इंशाल्लाह ताला नस्र मिनल्लाह व फतह करीब पीपल्स पार्टी बड़ी अच्छी अक्सरियत से कामयाब होगी। काजी साहब अच्छा, मैं कुछ दिन गया अपने हल्के में, और मेरे गैर मौजूद में मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वहाँ पे इलेक्शन में फुल कैंपेन, वो पार्टी का एक्टिव वर्कर है, एक्टिविस्ट है, वो वर्क कर रहा है। मैंने आपको बताया, अपनी रात की बात बता रहा हूँ, मैंने अपने जलसों में जो भी हमारी कॉर्नर मीटिंग्स उसमें क्या मैंने बोला, मैंने कहा कि भाई अगर आप समझते हो कि हमने आपकी खिदमत की तो हमें वोट देना वरना नहीं देना। अगर आप समझते हो कि हम आपके अच्छे बुरे हाल में आपके साथ खड़े रहे तो हमें वोट देना वरना नहीं देना। मैंने ये नहीं कहा लोगों को मुझे वोट दो, मैंने कहा अगर आप समझते हो कि आपके मैंने खिदमत की है तो हमें वोट देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें आप कब कह सकते हो? जब आप खिदमत करो। जब हम उनके साथ कोविड-19 में खड़े हुए एक पैर पे, जब उनके साथ सैलाब में एक पैर पे खड़े हुए, उनकी खिदमत वोट मिलेंगे और हमें वो देखिए अच्छा मैं बात रहा हूँ, भले एमक्यूएम हमें डराने की कोशिश करे, हम डरेंगे नहीं। पहली बात ये, एमक्यूएम अगर नफरत की बात करेगी तो हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे, ठीक है। हम एमक्यूएम हम पे हमें गालियाँ देंगी तो हम गाली के जवाब गाली से नहीं देंगे। एमक्यूएम अगर जो भी दहशतगर्दी की कोशिश करे, गाड़ियाँ जलाए, जो भी करे, हम उसको रिएक्ट उस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब्र से काम लेना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम हो सके एमक्यूएम ये सारे लड़ाई झगड़े और ये फसाद इस तरह करना चाह रही, कोई इलेक्शन से भागना चाह रही हो, राय फरार अख्तियार करना चाह रही, तो हम चाहते हैं कि वो राय फरार अख्तियार ना करें, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, इलेक्शन के रिजल्ट्स देखें। बाकी हम नहीं चाहते कि कोई माहौल ख़राब हो, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम झगड़ा नहीं चाहते, हम इस शहर को दोबारा 90 की दिहाई में लेके जाना नहीं चाहते, जहाँ पे जो है वो हंगामे हो, फसाद हो, भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश हो। जो एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन की पॉलिसी थी, वही पॉलिसी इमरान खान की थी, और आप देखें कि आज दोनों कहाँ बैठे हैं। तो मैं मुस्तफा कमाल एंड कंपनी को गुजारिश करूँगा कि अपने उन कायदीन जो आपको लेकर आए इस सियासत में, उंगली पकड़ के आप कुछ उनसे सीखें, उनके साथ जो इस वक्त जो जिस हालत में वो है उससे कुछ सीखें, कुछ सबक सीखें। बाकी भड़कियाँ मारने से, गाली गलौज करने से, बदतमीज़ी करने से वोटर आपके पास नहीं। वोटर अब ये चीज़ें ये आज भी 90 की दिहाई पे कि अगर मैंने किसी को गाली दे दी, मैंने आज किसी के साथ सख्त बात कर ली, तो वोटर मुझे तालियां बजाएंगे। नहीं, लोग ये सारे बुरी चीज़ें देख चुके हैं। लोग अब कहते हैं कि हाँ अच्छी बात जो करे
जो शाइस्तगी से बात करे, जो प्यार से बात करे, उससे शायद लोग राग़िब हो जाएं। अब बदमाशी लड़ाई से लोग राग़िब नहीं होंगे। पहले भाई देखें जी, खालिद मकबूल साहब के लिए काफ़ी इज्जत है, बोले दुआ करें आप असेंबली तक कुछ मेंबर अपने चुनवा सकें, ताकि आपका वोट भी मैटर करे। मैंने अगर देखा होता मैं आपको बताता ना भाई, मैंने भी देखा ही नहीं है, मुझे नहीं पता। शुक्रिया भाईजान। वो उसकी काउंटर वीडियो भी आ चुकी है, वो आपने देखी नहीं, एक नहीं देखा करो, दोनों वीडियो देखा करो भाई मेरे।